jolt and then you'll die. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hope so you all students are doing well. Welcome back to our physics fever channel. So as I told you in the last lecture that today we are going to study angular momentum and types of angular momentum. So basically we are going to study there are three types of angular momentum, that is spin angular momentum, orbital angular momentum and total angular momentum. And after that we'll see the spin orbit interaction which is in your top syllabus. तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बेस पे ही फिर मैं उस पर्टिकुलर चीज को इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि जिसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि जो बोहर मॉडल फेल हुआ था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्यों फेल हुआ था, और जो फर्दर वो स्प्लिटिंग मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एच अल्फा लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी ऑल नो वी आर वेरी फैमिलियर विद द वर्ड मोमेंटम. तो आप बेहतर से जानते होंगे कि मोमेंटम क्या होता है. So momentum is nothing but a force that makes a body to move faster and faster. मैं बेसिक से शुरू करता हूँ कि मोमेंटम क्या होता है. As we all know that momentum is nothing but a force that makes a body to move faster and faster. Let me write it. Momentum a force that makes a body to move faster and faster. ओके एक और चीज मुझे बतानी थी आपको कि जो भी चीजें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप अपने नोट्स में इसे जरूर इंक्लूड करें, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, मतलब वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके बोर्ड पर प्रेजेंट हो. तो नोट्स एक क्या होती है, नोट्स हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर की होती है जो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो. तो हो सकता है ऐसे कि जो वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो आप कोशिश ये करिए कि आप जब भी नोट को प्रिपेयर करिए तो जो मैं आपसे मेरे कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करिए. ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पर हो सिर्फ आप उसी को ही नोट करें. तो बोर्ड पे जो इंपॉर्टेंट फॉर श्योर जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप कोशिश करिए कि मतलब अगर बहुत सारी चीजें मैं आपको वर्बली बताऊंगा तो आप उसे भी नोट करते रहिए अपने नोट्स में. एक अच्छी नोट्स ऐसे ही बनती है. सो अब इसका जो फॉर्मूला है वो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं. इसको डिनोट जो करते हैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, which is nothing but mass into product of mass and velocity. Hence momentum is nothing but the product of mass and velocity. So mass और velocity के प्रोडक्ट होता है. एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ मोमेंटम का. जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक. टेनिस बॉल है, उसका मास लमसम आप जानते हैं इवन हाफ केजी या 1 केजी के अंडर ही होता है वो. अगर आप टेनिस बॉल को हिट कर रहे हो वॉल पे, वो बॉल मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न बैक ना, जहां भी आपने फेंका है वो रिटर्न आ जाएगा आपको. लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप एक बॉल ले लो, शॉर्टपुट बॉल जो होता है, आपने अगर देखा होगा एक स्पोर्ट होता है शॉर्टपुट जिसमें हम बहुत हैवी मेटेलिक बॉल होता है, इवन वो 10 केजी 15 केजी तक के वो बॉल आते हैं. अगर एक मेटेलिक बॉल शॉर्टपुट बॉल को हम बहुत हाई वेलोसिटी से उसी बॉल पे फेंकेंगे, अगर हम मेटेलिक बॉल को बहुत हाई वेलोसिटी से बॉल पे फेंक रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो बॉल को तोड़ देगा. अब ये चीज क्यों हो रहा है, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मोमेंटम और वेलोसिटी का मेन सिग्निफिकेंस क्या है. जब मास और वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, आप देख रहे हो मास जब हाई है और वेलोसिटी भी हाई है तो उसका मोमेंटम कितना ज्यादा हो जा रहा है, वो बहुत हाई मोमेंटम के साथ बॉल को हिट कर रहा है तो वो बॉल को ब्रेक कर दे रहा है. और जब मास और वेलोसिटी कम है तो बॉल से रिफ्लेक्ट. एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये चीज तो क्लासिकली हो गई ना. क्लासिकली हम ये चीज देख रहे हैं, क्लासिकली हमने बॉल को हिट किया, बॉल को भी लड़ेगा फिर वापस आ जाएगा. बट ये चीज क्वांटम मैकेनिकली नहीं है. क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर आप बॉल को वॉल पे मार रहे हो, हिट कर रहे हो बॉल को, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो बॉल उस वॉल के अंदर ही रह जाए या बॉल को क्रॉस कर जाए. क्लासिकली तो ये चीज समझ में नहीं आती. ये चीज कैसे पॉसिबल है कि हम बॉल को हिट कर रहे हैं और वो बॉल में से बॉल को हिट करें बॉल पे और वो बॉल के अंदर से चला जाए. बट या क्वांटम मैकेनिकली इट इज पॉसिबल. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वो बॉल जो है वो क्वांटम मैकेनिकली वो टनलिंग करके निकल जाएगा बॉल से. तो या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज आप वहां पर पढ़ेंगे भी कि बहुत सारी मतलब बहुत वक्त प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई पार्टिकल अगर वॉल से हिट कर रहा है तो उसे टनलिंग करके उस वॉल के दूसरी तरफ भी जा सकता है, जबकि क्लासिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है. सो ये तो बाहर की बात हो गई, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था वो मैं डिस्कस कर रहा था मोमेंटम. तो अब ये हो गया हमारा मोमेंटम.
मोमेंटम के बारे में हमने जान लिया कि वो इट इज नथिंग बट अ फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी टू मूव फास्टर एंड फास्टर, जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है, और मास और वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस भी आपने जान लिया कि जब हायर वेलोसिटी हायर मास के थ्रू होती है तो उसका मोमेंटम हाई होगा, और जब लो वेलोसिटी लो मास होगा तो मोमेंटम लो होगा, जिसका एग्जांपल मैंने आपको टेनिस बॉल और शॉर्ट बॉल से दिया था। ठीक है, फिर अब आता है हमारा मोमेंटम, आपने जान लिया, तो अब आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट द मोमेंटम व्हिच इज कैरी बाय अ बॉडी व्हिच इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन और व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो मोमेंटम जो कोई भी बॉडी कैरी करती हो, जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है या कोई एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, कोई भी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके पास जो भी मोमेंटम होगा उसे हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। इन फिजिक्स लैंग्वेज एक और इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, जो आप ये कह सकते हो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट अ क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये भी आई थिंक सो मतलब इस लेवल पे आकर तो आपको क्लियर होगा, बट नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज द रोटेशनल स्पीड। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेशनल मोशन में है, तो हाउ मच इट इज रेजिस्टिंग द चेंज इन इट्स रोटेशनल स्पीड। इसको हम बहुत इजी वे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में उसकी स्पीड को हम चेंज करें तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा, जो एक क्वांटिटी जो एक उसकी मोशन स्पीड को कम करने की जो रेजिस्टेंस उसके पाथ में आएगा, मतलब उसकी स्पीड को कम करेगा, वो इस क्वांटिटी को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट दी वी कैन से दैट इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी कोई भी बॉडी है जो मतलब रोटेशनल मोशन कर रही है, जो वेलोसिटी उसके पास होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला कुछ यूं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ले लीजिए, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द मोमेंटम कैरी बाई ऑब्जेक्ट कह दें, बॉडी कह दें, बॉडी डूइंग रोटेशनल मोशन कहें या रोटेशनल मोशन, और ऑल्सो आप ये कह सकते हो कि द मोमेंटम कैरी बाय अ बॉडी व्हिच इज रिवॉल्विंग या रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे भी अगर वो रोटेट करे तो उसके पास जो भी एंगुलर जो भी मोमेंटम होगा उसे एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। इसको डिनोट जो करते हैं, आइदर आप स्मॉल एल से भी कर सकते हैं बट कैपिटल एल से भी कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच अ बॉडी रेजिस्ट टू द चेंज इन इट्स रोटेशनल स्पीड। कितनी रेजिस्ट करती है रोटेशनल स्पीड, अगर है उसकी रोटेशनल स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें कितना रेजिस्ट करेगी बॉडी, वो क्वांटिटी वो प्रॉपर्टी को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी तो हो गई, जो भी बॉडी मतलब एंगुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, जिस वेलोसिटी से कर रही है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना था कि एंगुलर मोमेंटम कितने तरह के होते हैं, या तो हमें बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कितने तरह का है। मेन जो अगर मैं बताऊं आपको अभी, अगर क्वांटम मैकेनिक्स इसकी जो मेन डिस्कशन है एंगुलर मोमेंटम की, आप जब हाई लेवल पे जाओगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बहुत डिस्कशन आती है। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं अगर क्लासिफाई करना चाहूँ फर्दर, तो ये इसमें मैं दो पार्ट में भी कर रहा हूँ। एक तो हो गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक हमारा हो गया स्पिन एंगुलर। मेनली तो ये दो ही है हमारे एंगुलर मोमेंटम। जो हमारे टॉपिक है, मतलब हमारे सिलेबस में एक और है हमारा, जो दैट इज नथिंग बट टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कोई नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट द वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो वो चीज हम देख लेंगे कि हमें बेसिकली यहाँ पर हमें तीन एंगुलर मोमेंटम के थ्री टाइप्स को डिस्कस करना है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फर्स्ट लेट अस डिस्कस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वी कैन से दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन in a circular path, if an object is doing a motion in a circular path, the angular momentum which that object या that body carry is orbital angular momentum। जिसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि हमारा सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम में क्या देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और इतने स्टेलर उसमें न जा करके मैं आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताता हूँ। हमने ये चीज देखा था और आप जानते भी होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ।
एग्जाम्पल के लिए ये इलेक्ट्रॉन है, साइज चेंज होगी बट वो समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around the nucleus. So the angular momentum which this electron carry when it is revolving around the nucleus, that angular momentum is known as orbital angular momentum. The angular momentum which is carried by the electron which is when it is revolving in the orbit, that angular momentum is known as orbital angular momentum. ठीक, एक बार और जान लीजिए, the angular momentum which is carried by the electron इस particular example में when it is revolving around the nucleus, that angular momentum is known as orbital angular momentum. ठीक, इसकी definition आप ऐसे लिख लीजिएगा कि the angular momentum, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या फिर एक जनरल कर दें, the angular momentum carry by any body when it is in rotational motion कह दिया, when it is in motion at a circular path कह रहे हैं, तो in motion इन अ सर्कुलर पाथ, तो जब सर्कुलर पाथ पे एक मोशन करेगा उसके पास जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पाथ, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम एल से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं एल से। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है एल कैपिटल है एच क्रॉस एस, एच क्रॉस एंड एल, एल प्लस वन, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड का, दिस इज this L is total orbital angular momentum, total orbital angular momentum, and this one is ये प्लैंक कांस्टेंट होता है एच जो हमारा हम जानते हैं, एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई कर देंगे तो एच क्रॉस हमारा आ जाएगा। तो एल जो होता है ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कैपिटल एल एंड दिस स्मॉल एल? दिस कैपिटल एल इज नथिंग बट द टोटल एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस स्मॉल एल इज नथिंग बट द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर व्हिच वी हैव स्टडी इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड एल। तो वो जो एल था वो एल यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्वांटम नंबर है और ये हमारा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है हमारा, ठीक, ये एल हमारा। और ये हो गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब आपको ये चीज एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट में एल, एल प्लस वन। इसका आगे यूज होगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज आगे होगा, हम जब आगे देखेंगे तो इसका यूज होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये हम कह सकते हैं एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्कशन दिया है तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि इस चीज को आपको बस अप्लाई करना है ना, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सेकेंड इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक, तो जिसको डिनोट किया जाता है एस से। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है? द एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज कैरी बाय अ बॉडी व्हेन इट इज रिवॉल्विंग एट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। व्हेन इट इज नॉट रिवॉल्विंग बट इट इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करती रहती है तो जो एंगुलर मोमेंटम उससे जनरेट होता है उसके पास उस वक्त स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। सो अच्छा, बेस्ट एग्जांपल इसका वही है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो इट इज रोटेटिंग, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड आल्सो इट इज रोटेटिंग एट इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज पासिंग विद द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये एग्जांपल में इसको मैं फिर से एक बार बना दूं। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, साइज पे मत जाइएगा, अभी इलेक्ट्रॉन की साइज वैसे कम छोटी होती है, बट या अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो एक तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास है वो क्यों आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके वजह से उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। एक जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है उस एक्सिस के थ्रू भी ये मतलब रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करते हुए रिवॉल्व करता है। और इसको हम सोलर सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं? जो हमारी अर्थ होती है, वी ऑल नो दैट अर्थ इज रिवॉल्व एंड रोटेट बोथ,
अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो रोटेट भी करती रहती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट आता है, और वो रिवॉल्यूशन की वजह से फिर हमारे सीजन आते हैं, विंटर और रेनी और समर सीजन आते हैं। तो ये जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करते रहते हैं एंड वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते रहता है। अगर मैं इसको मैं अगर एनिमेशन फॉर्म में देखो तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे इस पर्टिकुलर एनिमेशन में आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है न्यूक्लियस के, और वो जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एनिमेशन में आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम कैरी बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, बट ये जनरल में कह रहा हूं, तो एनी ऑब्जेक्ट विच रोटेट एट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो एक्सिस जो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उस एक्सिस के अराउंड जब वो रोटेट करता है तो उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। तो अब इसके भी सेम, इसको भी हम उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें लिखना हो तो वही सेम मेथड है, एस इज इक्वल टू एच क्रॉस अंडर रूट एस एस प्लस वन। यस ऑफ कोर्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर कैपिटल एस और स्मॉल एस क्या है, तो क्या बताओगे यार? यहाँ पर कैपिटल एस क्या बता रहा है? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर कैपिटल एस बता रहा है कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जैसा कि मैंने बताया, एच क्रॉस क्या होता है? इट इज नथिंग बट एच अपॉन 2 पाई, विच इज प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई कर देंगे हम, तो ये हमारा एच क्रॉस आ जाएगा। और जो एस है, इट इज द स्पिन और क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हम कह सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। सो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें और इजी करना चाहें तो एस स्क्वायर कर दें, एच क्रॉस स्क्वायर और एस एस प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब आता है हमारा थर्ड, क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, टोटल एंगुलर मोमेंटम का इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत यूज है, मतलब एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बहुत यूज है टोटल एंगुलर मोमेंटम का। तो अच्छे से देखिएगा, इसी के इंटरेक्शन के बेस पे ही आगे चलकर आप सारी स्प्लिटिंग जो पढ़ोगे ना, इन्हीं के इंटरेक्शन से ही होती है। वो जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेंगे वो उसको भी हम यही कह सकते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसलिए कोई अलग से कोई डिफरेंट वो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। टोटल एंगुलर momentum which is denoted by J. It is just a vector sum of, let me remind you once again that this L is a vector quantity, this S is a vector quantity and J is also a vector quantity. हाँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो भी ये आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इनके पास बोथ है क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो दिस ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। तो यह वेक्टर की साइन लगाना मत भूलिएगा। इट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ, द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम and orbital angular momentum and spin angular momentum। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि J रेंजेस फ्रॉम L प्लस एस टू L माइनस एस। ठीक है, इस चीज को आप आगे समझोगे और ये चीज कैसे रेंज करता है। J की वैल्यू जो है वो L प्लस एस से L माइनस एस तक रेंज करती है, जिसको आप अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स पढ़ा होगा तो इसमें एक साइन से इसको डिनोट किया जाता है, L प्लस एस। इसमें तो इसका मतलब क्या है कि एक बार ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, उस पूरी रेंज को हम रिप्रेजेंट करेगा J, L प्लस एस से L माइनस एस तक। अगर इसको अभी हम देखेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, हम यही चीज देखेंगे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में कैसी ये चीज होती है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये भी जस्ट उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, दैट इज कैपिटल J इज इक्वल टू एच कट या एच क्रॉस J प्लस वन। ठीक है, अब ये क्या होगा? अभी आप खुद बताइए, कैपिटल J क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल J होगा आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम
आपका एच क्रॉस जो होगा वो तो भाई प्लैंक कांस्टेंट है ही है, और जे जो है ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. The main difference between this capital J and this small j is that this capital J denotes the total angular momentum of a body and this small j is nothing but the total angular momentum quantum number. इसको भी हम अगर जनरल और इजी करना चाहें तो j स्क्वायर कर दें, j स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर j प्लस 1. ये मैंने क्यों बताया ये फॉर्मूला, एक्चुअली इस फॉर्मूले का हमें यूज है आगे आगे जब हम देखेंगे एमएलपी में और आगे बढ़ेंगे तो आगे हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट वहां पर यूज करेंगे. तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम पे. इट्स ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम. सो व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? यस, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन. ओके, so spin orbit interaction, as the word itself suggests that it is nothing but the interaction of spin angular momentum or orbital angular momentum. ठीक, spin orbit interaction, as the word itself suggests that it is nothing but the interaction of spin angular momentum and the orbital angular momentum. ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको इलेक्ट्रॉन का. ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, अब ये जो एनिमेशन मैंने आपको बताया इसमें देखिए आप क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है प्लस वो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट भी कर रहा है. अब जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक, और जब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करे तो उसके पास हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक, अब आप ये जानते हो कि जब भी एक चार्ज है वो एक कॉइल में फ्लो करता है, ठीक, एक कॉइल में वो मतलब चार्ज जो है वो मूव कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. व्हेन मूविंग चार्जेस जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड. जब वो कॉइल के फॉर्म में कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. ठीक, और वो जो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा बेसिकली. So, as we know that electron is a charged particle, when it is revolving around the nucleus, it will form a coil and it will generate a magnetic field or magnetic moment. And the electron is also there is a spin angular momentum. So, when electron rotate at its own axis, then it also generate a momentum or magnetic field. Momentum basically, then net interaction or net magnetic moment that is generated by both the orbital motion of the electron or the spin motion of the electron, that is known as the spin orbit interaction. बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो दो तरह का मोशन करता है मैंने बताया. एक वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है प्लस अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट भी करते रहता है. तो जब वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक तरह का वो कॉइल का फॉर्मेशन करेगा. हाँ, वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी हम कहते हैं जनरेट करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होगा वहां पर, और जो अपनी एक्सिस पे भी वो रोटेट करेगा तो वहां पर भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा. तो द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट द spin orbit interaction, and this is the reason basically this is the reason of the splitting of that H alpha line. यही रीजन है वो H alpha line की फर्दर स्प्लिटिंग का, जो कि बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था. बोहर ने इस चीज को कंसीडर ही नहीं किया था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को. ये चीज बाद में पता चली कि जो मतलब इस इंटरेक्शन की वजह से हमारी लाइंस में स्प्लिटिंग आती. अब वो कैसे आती है, लेट मी टेल यू. पहले आप क्वांटम नंबर जान लीजिए. एन जो मैंने पहले बहुत कई बार बता दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एल जो है हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एस जो है हमारा स्पिन मोमेंटम स्पिन क्वांटम नंबर एंड एम इज मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर. ठीक है, अब जब हम एन की बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लें एन इज इक्वल टू 2. ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल का हम एग्जांपल लें तो एल की वैल्यू क्या होगी. मैंने जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर था इसका क्वांटम नंबर मैंने बहुत डिटेल में इसमें बताया है कि एल की वैल्यू क्या होती है. एल की वैल्यू होती है n-1. तो अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1. ठीक है, अब L की वैल्यू 0 है. एक और चीज मुझे बताइए कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो ये किसके करस्पॉन्ड होता है, S ऑर्बिटल के होता है. और L की वैल्यू अगर 1 है तो ये किसके होगा, P ऑर्बिटल. ठीक है, अब ये चीज आपने जान लिया, क्लियर हो. अब मैं चाहता हूं कि आप यहां से बहुत अटेंटिव हो जाएं क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अगर ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ पर तो आप कहोगे बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी. ज़ीमन इफेक्ट आपके टॉपिक में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, बट जब भी आप ज़ीमन इफेक्ट पढ़ोगे, ज़ीमन इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी. हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जब बनेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा. फाइन स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्लियर हो जाएगा. सोडियम के ट्रांजिशन, सारी चीजें बेस्ड मतलब यहीं से शुरुआत होती है, उसकी बेसिक यही है. तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगर भी अभी तक आप अटेंटिव नहीं थे बट अब बहुत अटेंशन पे करिए क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एटॉमिक फिजिक्स. ठीक, ये चीज देखिए आप, L0 करस्पॉन्ड करेगा S के, L जो 1 होगा वो करस्पॉन्ड करेगा P के. ठीक, हम बात क्या कर रहे हैं n इक्वल टू 2 लेवल की. उसमें हमारे जो ऑर्बिटल 2 होंगे, L की वैल्यू 2 होगी. ठीक हो गया. अब इसके लिए कैपिटल J की वैल्यू क्या होती है, मैंने क्या बताया, कैपिटल J क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, और जो मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू जो रेंज करती है वो L प्लस S होती है या ये L माइनस S तक जाएगी. ठीक,
अब देखिए हमारे यहाँ पर एन की 2 वैल्यू है, एन को तो हमारे कुछ है। अब जब देखिए हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे थे ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें वो करना था, डिफाइन करना था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन की स्प्लिटिंग कैसे आती है, बोहर का मानना था, या जो अगर हम अपने मतलब हिसाब से सोचा कि एक ट्रांजिशन हो रहा है तो एक ही लाइन होनी चाहिए, तो ये एक लाइन जो पहले मानी जाती थी वो एक लाइन फर्दर कैसे स्प्लिट हुई मैंने बताया था, पहले इसको कंसिडर किया गया था, कंसिडर नहीं किया गया था पहले कई जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ी तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बढ़ा तो हमने 3 लाइन को देखा था। ठीक, तो अब उस 3 लाइन को कैसे डिफाइन किया गया था, मतलब एक सिंगल लाइन 3 लाइन में कैसे स्प्लिट हो रही है, इसको कैसे देखा गया। तो सबसे पहले जब हमने एल को कंसिडर किया, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर किया, तो एल इज जब n2 हमने लिया तो एल की 2 वैल्यू हो गई। अगर हम n3 लेंगे यहाँ पर, एल की कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बताइए एल की वैल्यू कितनी होगी। यस, यहाँ पर होगी 0 1 एंड 2, n-1 होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको वो दिखाता हूं इस चीज को, अभी फिर से मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो सारी चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये लाइन जो है वो n=3 के लिए है, और ये n=2 के ये सब शेल हैं, जो कि l अगर मैं कहूँ 0, l=1, l=2, और ये l=0, l=1। ठीक है, अभी हमने क्या कंसिडर किया, अभी हमने स्पिन को नहीं कंसिडर किया, जब हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ कंसिडर किया। अब यहाँ पर आता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं, बिना रूल के कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। वो रूल क्या है, वो सिलेक्शन रूल क्या है, उसको उस रूल को कहते हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल है क्या, तो सिलेक्शन रूल इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल the electron or atom can make transition from any level to any other level, either up or low, but the change of L value it should be 1। थोड़ा इंग्लिश हो गई, इसका मतलब मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी लेवल से किसी भी लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है, वो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। बट दी पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो एल वैल्यू उसकी होगी ना, वो एल वैल्यू सिर्फ 1 से चेंज होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख लीजिए, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल को ओबे करना बहुत जरूरी है। जो भी ट्रांजिशन आपका होगा वो सिलेक्शन रूल को फुलफिल करना चाहिए। अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस ट्रांजिशन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। सिलेक्शन रूल कहता है द इलेक्ट्रॉन कैन गो या मूव फ्रॉम एनी लेवल टू एनी अदर लेवल, आइदर अप, जैसे ऊपर भी जाए और लो, मतलब लोअर लेवल पे भी आए या ऊपर वाले लेवल पे जाए, बट द चेंज ऑफ डेल्टा एल होना चाहिए वो ±1 से होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिलेक्शन रूल की, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का चेंज होना चाहिए वो प्लस से होना चाहिए, -1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चेंज वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इस चेंज को अगर हम कंसीडर करें तो मैं आपको बताऊं, अब इस चीज को आप देखिए, मैंने क्या बताया है कि वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में जा रहा है, बट द चेंज ऑफ एल दैट शुड बी ±1। अब आप इसमें खुद बताइए मुझे कि अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट इंटर शेल ट्रांजिशन करेगा, इंट्रा शेल नहीं करेगा। इंट्रा शेल मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल पे आएगा तो वो एक वैलिड ट्रांजिशन माना जाएगा, या इस लेवल से इस लेवल, हमेशा इंटर शेल मतलब n से n3 से n2 में आएगा, या n4 से n3 में आएगा, या n2 से n1 में जाएगा, मतलब इंटर लेवल होगा। ये होगी क्वांटम एनर्जी, मतलब जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक से दूसरे में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही उसमें फर्दर ऑर्बिटल के अंदर या सब शेल के अंदर ट्रांजिशन हो, उस ट्रांजिशन को हम वैलिड ट्रांजिशन नहीं कहेंगे। ठीक, तो अब आप यहां से देखिए कि कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हुए। एक ट्रांजिशन तो ये होगा, ठीक, यहां से क्या देखेंगे आप, एल की वैल्यू कितने से चेंज हो रही है, -1, 2 था, -1 हमने किया तो एक रेडिएशन हमारा ये निकला। ठीक, एक हो गया हमारा ये ट्रांजिशन जो 1 से आया 0, एल वैल्यू कितने से चेंज हो रही है हमारी, 1 से 0 तो -1 हुआ, फिर से एक रेडिएशन ये हमारा निकल गया, और एक रेडिएशन 0 से 1 में हुआ, तो एक रेडिएशन हमारा यहाँ पर +1 की चेंज हुई। तो एल वैल्यू देखिए, तीनों रेडिएशन में कितने, तीनों ट्रांजिशन में एल वैल्यू कितना चेंज हो रही है, इसमें -1 से हो रही है, इसमें -1 हो रही है, इसमें +1,
तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम एनी लेवल, लाइक हायर से लोअर या लोअर से हायर भी जाएगा, तब ही जाएगा उसके डेल्टा एल जो होगा चेंज शुड बी +-1। इसी रेडिएशन को हम एक वैलिड रेडिएशन कहेंगे। अब ये चीज समझ में, जब हमने ये तीन लाइन कैसे, ब्राइट तीन लाइन कैसे आई, जब हमने देखा कि एन जो है, जब हमने सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर किया, तो हम देखते हैं कि दो लाइन के बीच में, दो मतलब N3 और N2 के बीच में टोटल 3 पॉसिबल ट्रांजिशन है, 3 पॉसिबल रेडिएशन है। यही रेडिएशन जब हमारी स्पेक्ट्रम पे आती है तो वो हमें ये 3 लाइन दिखती है, लाइन के फॉर्म में ये हमें रेडिएशन वहां पर दिखेगी। ठीक, अब ये चीज यहां से हो गई जब हमने कंसीडर किया सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बट एज वी ऑल नो दैट देयर इज आल्सो अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो उसे तो हमने अभी कंसीडर ही नहीं किया। अब हम देखते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम से क्या होता है, और वो स्पिन वो जो फर्दर स्प्लिटिंग होगी ना, वही स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से ही होगी, जो हमें पढ़ना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे। चलो फिर से मैं बताता हूँ उस चीज को। सिलेक्शन रूल को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांजिशन आप देख रहे हो तो उसमें हमेशा सिलेक्शन रूल को फॉलो करते रहना, तभी वो ट्रांजिशन वैलिड होगा, वरना वो ट्रांजिशन हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा अगर वो सिलेक्शन रूल को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। ठीक, फिर से हम लेते हैं n = 2 के लिए। अब हम कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ठीक, तो स्पिन उसकी हाफ होगी, सिर्फ मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, s = हाफ हो गई उसकी, एक स्पिन हो गई उस इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक, अब हमने देख लिया L क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और हमारा N जो है तो प्रिंसिपल हो गई हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब J वैल्यू क्या होती है, एज आई हैव टोल्ड यू दैट J वैल्यू इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये चीज आप बहुत गौर करिएगा कि जब हम कंसीडर कर रहे हैं L = 0, S = क्योंकि यहाँ पर दो L की वैल्यू है 0 और 1, तो फर्स्ट में आप कंसीडर कर लीजिए L = 0 और स्पिन जो हमारी हाफ है, तो J वैल्यू क्या होगी आपकी, हाफ ही तो होगी, J वैल्यू हाफ होगी। इवन आप एक और चीज नोट कर लीजिए, अभी मैं आगे चीज बताऊंगा, मल्टीप्लिसिटी वगैरह के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म होते हैं, ये आप अभी नोट कर लीजिए, होता क्या है, मैं बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म जो होते हैं, टर्म ये कैसे लिखे जाते हैं, ये बेसिकली होते हैं मल्टीप्लिसिटी प्लस L वैल्यू प्लस J वैल्यू, कैपिटल J। ठीक, कोई भी टर्म अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लिसिटी होगी, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसका फॉर्मूला होता है 2s + 1। वो आगे जब डिस्कशन आएगा तो आप जान जाओगे। तो जो आगे आप देखोगे डबलेट स्ट्रक्चर का वो था डिस्कशन था, तो डबलेट स्ट्रक्चर कैसे आता है, जब s की जब स्पिन हाफ हम कंसीडर करते हैं ना, यहाँ पर स्पिन कितनी है, s की हाफ है, तो स्पिन अगर हमने हाफ रखा तो 2 × हाफ + 1, तो क्या हुआ 2i, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इस तरह के जो भी स्प्लिटिंग आएगी, जो भी टर्म्स बनेंगे उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। 2 जिसकी मल्टीप्लिसिटी होती है उसे ही डबलेट स्ट्रक्चर कहते हैं हम, तो वो चीज हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। और L वैल्यू ये है, L वैल्यू L0 आप जानते हो, L0 किसके लिए करस्पॉन्ड होता है, S के लिए, L1 P के लिए, L2 D के लिए एंड L3 F के लिए। तो जो भी S P D F आएगा वो यहाँ पर आएगा L वैल्यू के पास, और जो भी उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर लिख दूं डबलेट S हाफ, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, उसकी L वैल्यू 0 रही होगी, और उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा हाफ आया होगा। ठीक, ये एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये टर्म्स हमारे कैसे बने, इसका हमें यूज होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म इस तरह से बनते हैं। ठीक, अभी आगे हमारी J वैल्यू हाफ। ठीक है, जब हमने 0 लिया और स्पिन हाफ लिया, ठीक, इसके बीच में हमारे जो रेंज मतलब बेसिकली 0 + 1 0 -1 जो भी आप करोगे तो ये हाफ ही आएगा। अब ये हमारा आ गया फर्स्ट के लिए। अब ये नॉलेज इतनी आपको आ गई, इसके बेस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होगी इसकी। अभी आप मल्टीप्लिसिटी को कंसीडर मत करो, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी समझ में नहीं आ रही जबकि डबलेट होगी, बट आप अभी मल्टीप्लिसिटी को कंसीडर मत करो। सिर्फ आप ये जानो कि L वैल्यू क्या होगी हमारी, L वैल्यू L0 है तो L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर S, और J वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो J वैल्यू यहाँ नीचे हम लिखते हैं ये होगी हमारी हाफ। तो हमें एक टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है S हाफ। सेकेंड जब हम L की वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 1 एंड हाफ, अभी तो हमने 0 और हाफ को लिया था, अब हम ले रहे हैं 1 और हाफ को। ठीक, L हमारा हो गया 1, S हो गया हमारा हाफ। ठीक, अब J वैल्यू आपकी क्या होगी, आप J वैल्यू देखोगे 1 + हाफ 1 - हाफ, तो क्या होगा आपका 3/2 और ये हो जाएगा हाफ। ठीक, J की 2 वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब यहां पर आप देखिए इसके टर्म्स क्या बनेंगे,
स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स क्या बनेंगे, एल की कितनी वैल्यू है हमारी 1, 1 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, पी के, ठीक। तो एक टर्म बना, एक टर्म हमारा क्या बना, पी, एल वैल्यू हो गई हमारी 1, तो जिसकी वजह से पी हो गया, जे वैल्यू एक हमारी आई 3/2, तो एक टर्म हमारा बन गया पी 3/2, और दूसरा टर्म हमारा क्या बना, पी हाफ, ठीक। तो ये चीज आपने देख लिया कि पी 3/2 पी हाफ कहां से आए, ये बेसिकली इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कहा जाता है। ऊपर जो ये पावर इसकी आएगी डबलेट, इसको हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी मैंने बता दिया 2s+1 इसका फॉर्मूला होता है। अब मल्टीप्लिसिटी आप यही समझ लीजिए, मैं इसकी डिफिनेशन भी दे रहा हूँ, टोटल, बल्कि नीचे मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, टोटल पॉसिबल स्पिन स्टेट एनी इलेक्ट्रॉन कह दें हम, या हम ये कह दें कि टोटल पॉसिबल स्पिन स्टेट दैट एनी सिस्टम कैन हैव, इसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये होगी हमारी मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था, m को हम डिनोट करते हैं 2s+1 से, ठीक है। और s वहां पर हमारा स्पिन हो गया, तो मल्टीप्लिसिटी अब जब मैंने यहाँ स्पिन हाफ लिया तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, जब स्पिन हाफ लिया तो मैंने ये चीज बताया मल्टीप्लिसिटी हमारी 2 हो जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी लिख भी दीजिए। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिसिटी कहां से आ रही है, एल वैल्यू क्या है और जे वैल्यू कहां से आ रही है। ये टर्म्स को लिखा इस तरीके से जाता है, मल्टीप्लिसिटी हमारी पावर मतलब ऊपर होती है, फिर वहां एल वैल्यू आती है और नीचे जे वैल्यू हमारी रहती है। तो इस बेस पे हमने क्या देखा कि n2 जो है, n2 में हमें फर्दर कितने लेवल मिले, डबलेट एस हाफ मिला, डबलेट पी 3/2, डबलेट पी हाफ मिला, ठीक। अब ये चीज आप देखिए, मैं इरेज कर रहा हूं और मैं अब यहाँ पर लेवल बनाना शुरू कर रहा हूं। n=2 के लिए आपने देख लिया कि फर्दर हमें कितने वो मिले, थ्री टर्म्स मिले, ठीक है। n=2, डबलेट एस हाफ, डबलेट पी हाफ एंड डबलेट पी 3/2, हमें 3 लेवल्स मिल गए, ठीक। ये कब मिले हमें, जब हमने n=2 के लिए लिया। अब हम लेते हैं n=3 के लिए, ठीक। n=3 के लिए, n=3 के लिए वी ऑल नो दैट l=0, 1 एंड 2, और s तो हमारा हाफ रहेगा ही, एक स्पिन है, ठीक। सेम वही प्रोसीजर को हम फिर से फॉलो करेंगे। जब हमने लिया और हमारी जे वैल्यू क्या होगी, जे वैल्यू अब हम शुरू करते हैं, अगर हमने 0 कंसीडर किया, s को लिया, तो जे वैल्यू हमारी हाफ हो गई, ठीक। इसकी वजह से जो पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारा क्या आएगा, जब हमने L0 लिया, L0 करस्पॉन्ड करता है आपके S, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी हाफ की वजह से मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और हमारा जे वैल्यू कितनी आई है हाफ, तो पहला टर्म हमारा आ गया डबलेट एस हाफ, ठीक। अब 1 का भी हमने कर लिया है, 1 का भी हमने किया था n2 के लिए। 1 में हमारी कितनी आई थी टर्म्स, 1 के लिए हमारे 2 टर्म आए थे, डबलेट पी हाफ जो हमने वहां लिखा है, एंड डबलेट पी 3/2, ठीक। 2 के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 के लिए हमारे कितने टर्म्स आएंगे, जे वैल्यू तो हमारी सॉरी जे वैल्यू हाफ भी रहेगी प्लस 3/2 भी रहेगी। यहाँ पर 2 को जो हम देख रहे हैं, एल वैल्यू हमारी 2 है, 2 किसके लिए होती है, डी के लिए, यस। तो जब हम 2 लेते हैं तो एल की 2 वैल्यू किसके करस्पॉन्ड होती है, डी के करस्पॉन्ड होती है, तो जे क्या होगा 2+1, 2-1, ठीक। तो हमारा हो गया ये, सॉरी 1 नहीं, हाफ, 2+हाफ 2-हाफ, तो 2+1 कितना हो जाएगा हमारा 5/2, और ये हो जाएगा 3/2, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है आपको, जो मैंने बताया था कि L+S से L-S तक ये चीज रेंज करती है, ठीक। ये हो गया। अब हमारी जे की 2 वैल्यू आ गई, हमारे पास L है, L की वैल्यू जो है वो 2 है, L की वैल्यू 2 करस्पॉन्ड करती है डी के, तो हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या बनेगा, और हमारी मल्टीप्लिसिटी हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए मल्टीप्लिसिटी क्या है 2, तो मल्टीप्लिसिटी 2 है, L की वैल्यू 2 है, और हमें J की वैल्यू भी 2 प्रेजेंट है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख सकते हैं, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएगी, मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, और J की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्ड करेगा D के, और पहला हमारा आया 5/2 और डबलेट D 3/2। ये समझ में आया आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कहां से आए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बेसिकली मैंने वो फॉर्मूले के बेस पे बताया था कि मल्टीप्लिसिटी ऊपर होती है, देन एल वैल्यू होती है, नीचे जे वैल्यू होती है। तो इस बेस पे अगर मैं कहूं कि हमारी n3 की कितनी वैल्यू बनी, अब मैं स्पेक्ट्रम के भी पूरे ट्रांजिशन बता दूंगा आपको कि कहां से आया था। n=3 के लिए हमारे कितने लेवल्स बने, देखिए एक तो हमारा बना डबलेट एस हाफ,
डबलेट पी हाफ, डबलेट पी 3/2, डबलेट डी 3/2 एंड डबलेट 5/2। ये हुआ हमारा डबलेट एस हाफ, डबलेट पी हाफ, डबलेट पी 3/2, डबलेट पी डबलेट डी 3/2 एंड डबलेट डी 5/2। सो ये है क्या, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्ड है। ठीक, तो हम अब ये चीज आप देखिए कि जब हमने कंसीडर किया था सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो हमने क्या देखा था कि 3 ट्रांजिशन वहां पर पॉसिबल थी। व्हेन वी हैव कंसीडर्ड only orbital angular momentum, then there are only 3 possible transition, but now we have considered both orbital angular momentum and spin angular momentum, and due to the interaction of both orbital angular momentum and spin angular momentum, let us see कि how many कितने ज्यादा ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल हैं। और मैंने क्या कहा था, सिलेक्शन रूल आपको हमेशा याद होना चाहिए। सिलेक्शन रूल क्या कहता था, सिलेक्शन रूल कह रहा था कि हमारा डेल्टा एल जो है ये ऑलवेज +-1 से चेंज होना चाहिए, एल वैल्यू हमारी। और एल वैल्यू है क्या, एस पी और ये डी, ये तो एल वैल्यू है। एस के लिए हमारी एल वैल्यू 0, पी के लिए एल वैल्यू 1 और डी के लिए एल वैल्यू 2। तो अब यहां से आप देखिए कि हमारे कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। सबसे पहले हम अगर एस से एक ट्रांजिशन हुआ पी 3/2, अब आप देखिए एल वैल्यू हमारी कितनी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। और जब हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, तो जो डेल्टा जे वैल्यू होगी, ये सिलेक्शन रूल में आप वहां पर ऐड करिएगा। जब हम सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करें, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा एल वैल्यू +-1 होना चाहिए। जब हम स्पिन को भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो जब डेल्टा जे वैल्यू हम देखेंगे तो ये 0 से और +-1 से चेंज होगा। ये 2 पॉइंट बस है, इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, इस रूल को फॉलो करते हुए जो भी ट्रांजिशन होगा वो वैलिड ट्रांजिशन होगा। 2 सिलेक्शन रूल है, डेल्टा एल वैल्यू आपकी +-1 से चेंज हो रही है, डेल्टा जे वैल्यू 0 से भी चेंज हो सकती है एंड +-1 से भी चेंज हो, और किसी रैंडम नंबर से नहीं हो सकती, 2 से नहीं हो सकती और हाफ से नहीं हो सकती। ये कोई भी मतलब ऐसे चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में आप देखिए एस से हम पी में आए, तो हमारा एल वैल्यू कितने से चेंज हुआ, +1 से हुआ। एस के लिए एल वैल्यू 0 होती है, पी के लिए एल वैल्यू 1 होती है। तो एस से एक इलेक्ट्रॉन अगर पी में आया तो एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, +1। हाफ से हम 3/2 में आए, तो जे वैल्यू कितने से चेंज हुई, यहाँ पर डबलेट एस हाफ था, हाफ से हम 3/2 में आए तो जे वैल्यू 1 से चेंज हुई। ये वैलिड ट्रांजिशन हुआ कि नहीं, क्योंकि एल वैल्यू 1 से चेंज हो रही है, जे वैल्यू 1 से हो रही है। तो ये एक पहला हमारा वैलिड ट्रांजिशन हुआ, फर्स्ट। ठीक, सेकंड देखिए, एस हाफ से अगर हम मतलब हम नहीं, इलेक्ट्रॉन एस हाफ से अगर एक इलेक्ट्रॉन पी हाफ में आया, ठीक, तो एस वैल्यू एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, एस से आया पी में, एल वैल्यू चेंज हुई +1 से, और हाफ से आया हाफ में, जे वैल्यू चेंज हुई 0 से। तो रूल क्या कहता है, जे वैल्यू 0 से भी चेंज हो सकती है, +-1 से भी चेंज हो सकती है। एक ये हो गया हमारा वैलिड ट्रांजिशन हुआ। ठीक, अब एक आता है हमारा पी से, पी हाफ से हमारा एस हाफ में। ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर पी हाफ से एस हाफ में आया, तो आप देखिए एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, हमारी 1 से चेंज हुई। यहाँ पर हमारा 1 था, यहाँ 0, तो बेसिकली -1 से चेंज हुई, 1 से हमने 0 पे आए तो 1 माइनस हो गया। तो रूल क्या कहता है कि -1 से भी हो सकती है, +1 से भी। एल वैल्यू हमारी कितने से चेंज हुई, -1 से, और हमारी जे वैल्यू जो है, जे वैल्यू 0 से चेंज हो रही है। तो एक ये वैलिड ट्रांजिशन हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अभी देखिए 3/2 से एक हमारा ट्रांजिशन होगा, डबलेट एस हाफ में। ठीक, अब 3/2 से अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे, पी से हम आए एस में, एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, 1 से, -1 से चेंज हुई। और पी 3/2 से हम आए एस हाफ में, एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, जे वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से। तो ये बोथ केसेस में एल वैल्यू आपकी चेंज हुई -1 से, और पी जे वैल्यू आपकी चेंज हुई -1 से। तो यही सिलेक्शन रूल भी कहता है कि एल वैल्यू जो है +-1 से, और 0 +-1 से भी चेंज हो सकती है। तो एक ये हमारा वैलिड ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद देखिए एक आता है हमारा बी 3/2 से डबलेट पी हाफ में। ठीक, इलेक्ट्रॉन आएगा 3/2 से डबलेट पी हाफ में आया। अब डी से आया हमारा पी में, तो एल वैल्यू कितनी चेंज हुई, -1 से हुई। डी हमारे यहाँ पर कितना है, जे एल इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर एल इज इक्वल टू 1। एल वैल्यू कितने से चेंज हुई, 1 से चेंज हुई, -1 हुई।
और जे वैल्यू देख लीजिए आप, 3/2 से आया हमारा हाफ में, तो जे वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से हुई ना। तो अब सिलेक्शन रूल भी ये कहता है कि +-1 हो या 0 +-1 हो, ये चेंजेस होना चाहिए। तो एक ये भी वैलिड ट्रांजिशन हो गया। ठीक, अब एक चीज और देखिए, D3/2 से P3/2 में एक ट्रांजिशन होगा। D वैल्यू आपकी L=2 के लिए हो गई और P यहाँ पर L=1 के लिए, तो L वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से, और J वैल्यू 3/2 से हम 3/2, तो J वैल्यू कितने से चेंज हुई, 0 से। तो ये तो वैलिड है, 0 से J वैल्यू चेंज हो रही प्लस -1 से L वैल्यू चेंज हो रही, एक ट्रांजिशन ये हुआ। ठीक, एक ट्रांजिशन होता है ये F5/2 से P3/2 से। अब देखिए D से हमारे P में L वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से, 5/2 से हमारे 3/2 से, J वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से। ठीक, तो ये भी वैलिड ओबे कर रहा है सिलेक्शन रूल को। तो अब देखिए टोटल कितने यहाँ पर हुए हैं ट्रांजिशन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ आई थिंक सो यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि कैसे एक लाइन हमें फर्दर 7 लाइन में स्प्लिट होती थी, और यही ट्रांजिशन तो हमें रिकॉर्ड होते हैं, यही तो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम में, यही चीज तो रिकॉर्ड होती है मेन। तो बेसिकली यहाँ पर कितने होंगे हाइड्रोजन में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे 7 लाइन होती है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये 7 लाइन पूरी तरीके से आपको दिखती नहीं है। इवन अभी भी अगर हम बहुत 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 हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स देखें तब भी हम हार्डली 5 से 6 लाइन तक, 4 से 5 लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी कम होने की वजह से सारी लाइन को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल दैट, थियोरेटिकली इट इज लाइक वी कैन से दैट देयर आर 7 ट्रांजिशन पॉसिबल एंड हेंस वी विल गेट द 7 लाइन स्प्लिटिंग ऑफ दैट H alpha line into 7 line, but yeah experimentally we can only observe up to 4 or 5 line because of the maybe resolution, but yeah अब बहुत हाई रिजोल्यूशन से भी जितना अभी तक ऑब्जर्व हुआ है वो 4-5 लाइन ही हमने ऑब्जर्व किए, बट थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल दैट इट इज स्प्लिटिंग इन 7 डिफरेंट लाइन। सो ये जो मैं ट्रांजिशन आपको बताना चाह रहा था वो ट्रांजिशन ऐसे हुआ। अगर आपने शुरू से देखा होगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत इजीली ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये था बेसिकली आज का पूरा जो मैं स्पिट ऑर्बिट इंटरेक्शन के बेस पे आपको बताना चाह रहा था कि जो H अल्फा लाइन हाइड्रोजन की है वो H अल्फा लाइन बेसिकली कहाँ से आ रही है और वो मतलब स्प्लिटिंग उसमें कहाँ से हो रही है। तो इसको मैं अगर फिर से एक बार बता दूं कि H अल्फा लाइन जिसको बोहर ने कंसीडर किया था कि सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन N3 से N2 में हो रहा है तो एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन फिर उसको जब हमने सिर्फ L वैल्यू कंसीडर किया तो हम क्या देख रहे हैं कि वो स्प्लिट हो रही थी 3 लाइन में, है ना, जब ऑर्बिटल कर रहे थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने सिर्फ कंसीडर किया था। लेकिन जब हमने स्पिन को भी कंसीडर किया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 में ना होकर के ये फर्दर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये 7 लाइन इसके स्पेक्ट्रम में आ रही है। ये चीज प्योरली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल मैंने बताया कि बस 4 से 5 लाइन तक ही ऑब्जर्व की गई है। थ्योरेटिकली ये चीज हम जानते हैं कि ये फर्दर जो स्प्लिटिंग होगी ये 7 लाइन में होती है। तो स्प्लिटिंग कैसे हुई ये चीज मैंने यहाँ पर पूरा आपको डिफाइन करके दिखा दिया, कहाँ से ये हमारे टर्म्स आए थे, टर्म्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। तो इंशाल्लाह आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से पीछे जाइए, फिर से देखिए, और इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। और ये चीज बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपने समझ ली, अब आप सोडियम की D1 D2 ट्रांजिशन भी बहुत इजीली समझ लेंगे। फर्दर जो भी मैं फाइन स्ट्रक्चर की डिस्कशन होगा और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का डिस्कशन होगा उसमें जो भी स्प्लिटिंग होगी वो सारी चीजें सब कुछ इसी सिलेक्शन रूल को फॉलो, मतलब सिलेक्शन रूल के बेस पे ऐसे ही ट्रांजिशन होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और पढ़ते रहिए आप लोग, और लेक्चर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, और ठीक है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।